गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीआरपीसी से संबंधित है। आईपीसी का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है और मैंने ये भी बता दिया था कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैंने बताया था कि कौन कौन सी धाराएं उसमें पूछी जाती हैं। हालांकि हमें पूरा तो पढ़ना नहीं है। तो आईपीसी जो होता है वो अगर कोई व्यक्ति हो असामाजिक कार्य करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, ताकि कोई व्यक्ति जो है वैसा काम फिर न कर पाए। तो मतलब गलत काम को रोकने के लिए जो है आईपीसी बनाया गया था 1860 में, जो है उसे 1862 में लागू कर दिया गया था। और ये जो सीआरपीसी है, तो आईपीसी में तो दंड है कि कोई व्यक्ति अगर कोई असामाजिक काम करता है तो वो दंड कब कहलाएगा, उसके लिए सज़ा का प्रावधान कितने वर्ष के लिए है, ये सब चीज़ें आईपीसी में होती हैं। लेकिन जो सीआरपीसी है वो प्रोसीजर क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति जैसे दोष सिद्ध हो गया या कोई दोषी अगर आ गया या कोई हत्या का प्रयास किया है, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, पुलिस उसको ले जाएगी, कैसे कैसे एफआईआर होगा, कैसे कैसे विवेचना होगा, क्या चीज़ें अदालत में फॉलो होंगी, तो ये सब चीज़ें सीआरपीसी के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए सीआरपीसी को हम देखते हैं। तो देखिए, पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि सीआरपीसी कब बनकर तैयार हुआ, तो 1973 में। ठीक है, और ये कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा ये जो है 1 अप्रैल 1974 को। कब? 1 अप्रैल 1974 को। जबकि जो आईपीसी था वो 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। तो लागू होने में और बनने में दोनों में अंतर है। तो याद रखिएगा सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? तीसरा क्वेश्चन यही बनेगा कि सीआरपीसी में कितने चैप्टर और कितनी धाराएँ हैं। तो सीआरपीसी में आपके 37 धाराएँ हैं, ठीक है, और 484 क्या हैं, धाराएं हैं। सॉरी, यहाँ पे ये चैप्टर है, इसको अध्याय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्याय। तो 37 अध्याय और 484 जो है धाराएं हैं। जबकि आईपीसी में आप देखे थे कि 23 अध्याय और 511 क्या थी, धाराएं थीं आईपीसी में। और सीआरपीसी में 37 अध्याय और 484 क्या हैं, धाराएं हैं। अब देखिए, तो चलिए महत्वपूर्ण जो है सीआरपीसी को देखते हैं। अब देखिए धारा 2 में क्या बताया गया है। सीआरपीसी की धारा 2 में जो है परिभाषा दी गई है कि इस संहिता में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जैसे जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है, संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है, ये सब धारा 2 के अंतर्गत हैं। परिभाषाएँ सारी जितनी भी परिभाषाएँ हैं वो सब धारा 2 में क्या किया गया है, बताया गया है। और धारा 41 में क्या है? देखिए धारा 41 में यही है कि पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तारी करेगी। वारंट तो भाई अदालत जारी करता है, उसमें भी नॉन अवेलेबल होता है, अवेलेबल होता है। तो अगर पुलिस जो है किसी व्यक्ति को जो है कब बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी, तो उसमें बताया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। किस व्यक्ति को? जो किसी संज्ञेय अपराध से संबद्ध रह चुका हो या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका हो, उचित संदेह विद्यमान हो। माने पुलिस को ये शंका है कि ये कोई अपराध किया है या उससे लिप्त है या उससे जुड़ा हुआ है, या फिर जो अपने कब्जे में विधिपूर्ण प्रति हेतु बिना जिसे प्रति हेतु को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, गृह भेदन का कोई उपकरण रखता है। कहने का मतलब ये है कि संदेह के बिना पर, कि पुलिस को ये संदेह हो कि ये कोई ऐसा उपकरण रखा हो या ऐसा सामान रखा हो जैसे वो घटना घटित हो सकती है या हुई है, तो उस आधार पे ये सब चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, कि कब जो है पुलिस संदेह के बिना पर जो है किसी व्यक्ति को क्या करता है, गिरफ्तार कर सकता है। अब देखिए इसमें दिया है कि धारा 45 में क्या गया है, सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। जो सशस्त्र बल होते हैं हमारे, जैसे बीएसएफ हो गए, आपके सीआरपीएफ हो गए, तो इन लोगों को गिरफ्तारी से संरक्षण है। संरक्षण का मतलब बचाव है। ये नहीं कि डायरेक्ट जाएंगे इनको गिरफ्तार कर लेंगे कोई भी पुलिस अधिकारी। उसके लिए क्या है प्रावधान, तो उसमें बताया गया है किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के तात्पर्य किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ली जाती है। कहने का मतलब अगर किसी आप आर्मी के ऑफिसर को, आर्मी के जवान को आप गिरफ्तार करने जाते हैं, पुलिस जाती है गिरफ्तार करने, तो वो तब तक गिरफ्तार नहीं करेगी जब तक कि उसके जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस बात के लिए जो है अलाउ नहीं करते हैं। तो बिना उनसे पूछे आप नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें संरक्षण प्रदान किया गया है। धारा 48 में जो है बताया गया है कि अनधिक अधिकारियों में जो है अपराधियों का पीछा करना। ठीक है, पुलिस अधिकारी ऐसे किसी
को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रावधान से भारत के किसी स्थान पर उस व्यक्ति का पीछा क्या कर सकता है, कर सकता है। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, धारा 57 है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। माने अगर किसी व्यक्ति को पुलिस बिना किसी पुख्ता सबूत के संदेह के बिना पे गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होता है, प्रस्तुत करना होता है। ये चीज़ें धारा 57 में बताई गई हैं। 61 में समन का प्रारूप बताया गया है। धारा जो है 70 में गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि बताया गया है कि वारंट कैसा होगा, उसकी अवधि क्या होगी, उसका प्रारूप कैसा होगा। मैंने पहले ही बताया कि सीआरपीसी में प्रोसीजर जितने भी होते हैं उनको बताया जाता है। तो धारा 70 में ये सब चीज़ें क्या की गई हैं, बताई गई हैं। अब वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं पूरा डिटेल में। अब देखिए धारा 82 में क्या है, सीआरपीसी की धारा 82 में जो है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा है कि अगर कोई व्यक्ति फरार हो गया है न्यायालय की नज़र में तो उसको कब जो है डिफ़ॉल्टर या फिर कब जो है फरार घोषित किया जाएगा। तो ये चीज़ें धारा 82 में क्या की गई हैं, बताई गई हैं कि कब वो जो है घोषित होगा। धारा 83 में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति फरार है तो उसकी संपत्ति की कुर्की, ये धारा 82 में क्या किया गया है, समझाया गया है, बताया गया है। धारा 91 में क्या बताया गया है, दस्तावेज यानी चीज़ पेश करने के लिए समन, व्यक्ति को समन भेजा जाता है, बुलावा पत्र भेजा जाता है कि आप जो है उन चीज़ों से संबंधित दस्तावेज को क्या करिए, प्रस्तुत करिए। धारा 93 के तहत ही तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, किसी व्यक्ति के घर, परिवार या फिर मकान में तलाशी लेने के लिए जो है ये वारंट कब जारी किया जाता है, ये धारा 93 में क्या किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट है आपका कि धारा 106 में बताया गया है कि दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, इसका जिक्र जो है धारा 106 में क्या किया गया है। धारा 107 में क्या है, अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति है। ठीक है। अब देखिए धारा 108 इंपॉर्टेंट ये भी है कि राजद्रोहात्मक बातों माने राजद्रोह से संबंधित जो भी बातें हैं उनको फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। ठीक है, ये आपके धारा 108 से संबंधित है। अब देखिए 109 है, 109 किससे संबंधित है, संदिग्ध व्यक्तियों से समाचार के लिए प्रतिभूति, कि कोई खबर अगर कोई लेता है संदिग्ध व्यक्तियों से तो वो धारा 109 से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 125। धारा 125 में क्या बताया गया है, धारा 125 में ये बताया गया है कि पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, अदालत ये आदेश देती है किसके तहत, 125 धारा में ये बताया गया है कि कैसे कैसे क्या होगा कि यदि पर्याप्त साधनों का कोई व्यक्ति, ठीक है, अपनी पत्नी का जो भरण पोषण करने में असमर्थ है, अपनी धर्मज या धर्मज अवयस्क संतान चाहे विवाहित हो चाहे न हो उसका भरण पोषण करने में असमर्थ हो, या फिर कोई अपंगता हो शरीर में, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें जो हैं आपके धारा 125 में क्या की गई है, बताई गई है। न्यूसेंस हटाने के लिए जो है सशर्त आदेश 133 के तहत इसमें प्रोसीजर बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें धारा 144। धारा 144 क्या है, न्यूसेंस या आंशिक खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति होती है धारा 144 के अनुसार। धारा 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है आपका प्रोसीजर में कि उन मामले में जिसमें जिला मजिस्ट्रेट हों चाहे उपखंड मजिस्ट्रेट हों अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी निमित्त विशेषता सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए जो है क्या है, पर्याप्त आधार है और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना क्या है, वांछनीय है। तो ऐसे में क्या करेगा, एक लिखित आदेश द्वारा जो है तात्कालिक तथ्यों को देखते हुए जो है धारा 134 द्वारा जो है वो आदेश दिया जाएगा। 149 में क्या प्रोसीजर है, तो पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण, पुलिस जो है संज्ञेय अपराधों का निवारण कैसे करेगी, ये जो है धारा 149 में क्या किया गया है, बताया गया है। 151 में क्या है, 151 में बताया गया है कि संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। ठीक है, तो ये संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए जो है कि संज्ञेय अपराध न हो इसके लिए 151 में क्या किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है आपका, हाँ देखिए 162 धारा 162 पुलिस के किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना। ठीक है,
अब जैसे देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को इस आशय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई भी कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा और न ऐसा कथन उसका कोई भी अभिलेख, चाहे वो पुलिस डायरी में हो या फिर न हो, ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भी भाग किसी अपराध को जो ऐसा कथन किए जाने का अन्वेषण था किसी जांच या विचारण में उसके पश्चात उपबंध के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। ये बताया गया है धारा में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो देखते हैं 174, धारा 174। धारा 174 में ये प्रोसीजर है कि आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। पुलिस क्या करेगी, आत्महत्या अगर कोई किया है तो उस आदि पर पुलिस का जांच और रिपोर्ट देना धारा 174 में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका धारा 197। इसमें जो है न्यायाधीशों और लोक सेवाओं का अभियोजन है। अगर हम 198 की बात करें तो इसमें विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए क्या है, अभियोजन है। नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट, हाँ ये 300, धारा 300। धारा 300 में क्या है कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। अब ये क्या है, इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए एक बार विचारण किया जा चुका है और ऐसे अपराध के लिए उसे दोष सिद्ध या दोष मुक्त किया जा चुका है, माने एक बार दोष सिद्ध हो गया हो चाहे वो दोष से मुक्त हो गया हो, उस व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए न तो दोबारा विचारण किया जा सकेगा और न दोबारा दंडित किया जा सकेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 304 है कि कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता देना। ये जो है 304 में परिभाषित किया गया है। 306 में सह अपराधी को क्षमादान है। हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट है, सेशन न्यायालय से संबंधित है 366। ये 366 जो है इसमें सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए जो है प्रस्तुत किया जाना। इसमें क्या गया है कि जब सेशन न्यायालय मृत्यु दंडादेश देता है, मृत्यु का दंड देता है या आदेश देता है मृत्यु का, तब कार्रवाई उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश तब तक निष्पादित न किया जाएगा जब तक वह उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट न किया जा सके। ये मृत्युदंड के संबंध में बताया गया है। ठीक है, 366 में। 438 में क्या है, 438 में जो है गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश, कि जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास अधीन निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। तो ये संबंधित है 438 से, मैंने उसको अग्रिम जमानत एक तरह से बोलते हैं। 482 की बात करें तो धारा 482 में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट कुछ जो है फैक्ट देख लेते हैं। सीआरपीसी से दिया है, जैसे मान लीजिए कि दंड प्रक्रिया संहिता प्रत्येक राज्य में 4 प्रकार के दंड न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करती है। 4 प्रकार के दंड कौन कौन से हैं, ये दंड देने वाले न्यायालय हैं प्रत्येक राज्य में। तो जैसे सेशन न्यायालय होता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होता है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। मजिस्ट्रेटों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, किसमें, न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब इसमें बताया गया कि वह दंड का आदेश जिसे उच्च न्यायालय दे सकता है, तो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश जो कि कानून के हिसाब से जो कानून में बताया गया है वो कोई भी क्या कर सकता है, दे सकता है दंड। नेक्स्ट है कि सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायाधीश कौन सा दंड दे सकता है, तो ये विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी, माने विधि के अनुसार कोई भी अगर दंड हो कानून के हिसाब से, किंतु मृत्यु दंड के मामले में उच्च न्यायालय से पुष्टि आवश्यक है। एक चीज़ समझे, कोई व्यक्ति है, जैसे आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट में भी सेशन कोर्ट होता है, ये आपका मजिस्ट्रेट फर्स्ट मजिस्ट्रेट सेकंड बैठते हैं। तो जब किसी व्यक्ति पर सेशन न्यायालय हो चाहे बाकी जो 2-3 न्यायालय हों, इनके द्वारा अगर वहाँ से ये हो जाता है कि इनको जो है मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी कानून के हिसाब से, तो एक बार उससे जो है हाई कोर्ट में क्या होगा, बिना हाई कोर्ट के जो है आदेश के जो है वो कन्फर्म नहीं किया जाएगा। तो एक बार जो है उस मामले को जो है पुष्टि के लिए जो है आवश्यक है उच्च न्यायालय में भेजना। नेक्स्ट है कि सहायक सेशन न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत ऐसा कोई दंडादेश दे सकेगा जो मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास हो एवं 10 वर्ष अधिक का कारावास न हो। नेक्स्ट है कि वह न्यायालय जो मृत्यु या
आजीवन या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा क्या हो, प्राधिकृत हो। तो ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय दे सकता है। नेक्स्ट है कि वह न्यायालय कौन सा होगा जो 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास हो या 10,000 रुपये से अधिक जुर्माने का हो या दोनों का दंडादेश दे सकता है। तो ये प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय है। कहने का मतलब सबका अधिकार अलग अलग है। अगर प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट है, न्यायालय में बैठा है, तो उसका जो लिमिट है, जो अधिकार है, वो यही है कि वो 3 वर्ष से न तो अधिक हो और 10,000 रुपये से न तो अधिक हो जुर्माना। तो ऐसा वो दंड क्या कर सकता है, दे सकता है। नेक्स्ट है कि वह न्यायालय, ऐसा कौन सा न्यायालय होगा जो 1 वर्ष से अनधिक माने उससे अधिक न हो अवधि के लिए कारावास का या 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का दोनों का दंडादेश दे सकता है। तो ये द्वितीय वर्ग है। फर्स्ट वाला क्या था कि 3 वर्ष तक था सजा का प्रावधान और 10,000 रुपये था, लेकिन जो सेकेंड है वो 1 वर्ष है और ये 5,000 रुपये, राशि भी घट गई, समय भी घट गया। नेक्स्ट है कि गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा का प्रावधान है। ये दंड संहिता की धारा 54 में, धारा 54 में CRPC की ये बताया गया है कि कोई गिरफ्तार व्यक्ति हो और अगर वो रिक्वेस्ट करे कि हमारा चिकित्सीय जांच कराया जाए तो ये चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्या होगा, परीक्षा का प्रावधान है। अब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती असंज्ञेय अपराध में। माने अगर संज्ञेय अपराध है तभी जो है अपराध जो है कोई पुलिस जो है आपको क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा नहीं कि बिना असंज्ञेय, कोई आपराधिक मामला नहीं है, गंभीर मामला नहीं है, नॉर्मल मामले में आपको पुलिस क्या कर सकती है, ऐसे ही बिना किसी वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है कि रिमांड स्वीकृत किया जाता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा। रिमांड किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट है कि पुलिस अभिरक्षा का रिमांड अधिकतम हो सकता है तो 15 दिनों का रिमांड जो है अधिकतम मैक्सिमम होता है। जब अन्वेषण में जांच पूरा हो जाता है तब अभियुक्त कहाँ भेजा जाता है, न्यायिक अभिरक्षा में। न्यायिक अभिरक्षा में पुलिस बिना वारंट के जो है, पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है संज्ञेय अपराध में। मैंने बताया कि संज्ञेय अपराध में ही कर सकती है, बिना संज्ञेय अपराध के नहीं कर सकती, बिना वारंट के, और 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। जांच का मुख्य उद्देश्य माने अन्वेषण का, तो साक्ष्य का पता लगाना ही पुलिस का क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है कि उस स्थान की तलाशी हो चाहे जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरक्षित दस्तावेज आदि का होने का संदेह है। ये धारा 94 में क्या किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट है कि कुछ प्रकाशकों के संपद्धत होने की घोषणा करना और उसके लिए तलाशी वारंट जारी करने का उपबंध धारा 95 में बताया गया है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः तलाशी के लिए जो है वारंट का निष्पादन हो चाहे विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर की जाती है, तो ये सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में। विवादग्रस्त संपत्ति की उचित देखभाल एवं व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा रिसीवर की नियुक्ति की जाती है धारा 146 के अनुसार। अब नेक्स्ट है कि अभियुक्त की परीक्षा किए जाने के बारे में प्रावधान है धारा 313 में। अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा में, अभियुक्त माने समझ रहे हैं ना, अभियुक्त माने जो दोषी है, तो अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य देने के लिए, सबूत देने के लिए एक सक्षम साक्षी माना गया है और वह अपने विरुद्ध या अपने सह अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए साक्ष्य दे सकेगा, तो धारा 315 के अंतर्गत। नेक्स्ट है न्यायालय की भाषा का अवधारणा किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है कि अभियोजन जो है पीड़ित व्यक्ति एवं निराधार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के लिए प्रतिकर की व्यवस्था की गई है, तो धारा 357 एवं 358 में। ये CRPC से संबंधित कुछ पॉइंट थे। अब देखिए जो विगत वर्षों में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे हैं, चाहे वो IPC का हो चाहे CRPC का हो, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक तो हो जाएगा कि जो पूछे गए हैं प्रश्न विगत वर्षों में, और एक है कि जो संभावना है, तो लगभग मान के चलिए कि 150 से 250 क्वेश्चन होंगे टोटल। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। बस इतना ही कर लेंगे तो काम हो जाएगा आपका, बाकी इस पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।